आरएस जंक्शन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कुलभूषण मिश्रा, रैंक नंबर 276 आरएस 2021 बैच। हम इंग्लिश के सेक्शन के जो आपका आरएस मेंस का पेपर हुआ उसका जो इंग्लिश सेक्शन है उसके साथ में आज हाजिर हैं। जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारे इसी चैनल पे, आप चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पेपर वन के किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हो, वो आप जो है फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम आपको और भी वीडियोज के साथ में, चूंकि जो आपके आरएस जो मेंस का एग्जाम हुआ उसके सॉल्यूशंस के साथ में हाजिर होंगे। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखिए, इसमें केवल ग्रामेटिकल एरर को ही फाइंड करना है। ग्रामेटिकल एरर जो है वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें जो आंसर होगा, देर इज अ ग्रेट डील मच देन मीट्स द आई। यहाँ पे मच की जगह मोर। तो मैं आपको इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसके बारे में अगर अपन ज्यादा डिस्कशन करते हैं कैसे क्या हुआ, तो ये वीडियो जो है वो शॉर्ट की बजाय लॉन्ग फॉर्मेट का हो जाएगा। तो हम ये टाइम जो है हमारा, कैसे आप पैराग्राफ को अच्छे लिख सकते थे, कैसे आप जो है वो जो थीम है आपकी उसको अच्छे कर सकते थे, क्या डायमेंशंस लगा सकते थे, हम उनके बारे में जो है ज्यादा चर्चा कर लेंगे। सेकंड जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो ये है, वन ऑफ द गर्ल हर्ट हरसेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो। तो जब भी कोई भी ये बात होती है तो हमेशा वन ऑफ द प्लूरल आता है, तो यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो अगर ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पे जो है वन ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब प्लूरल के साथ में आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हर लाउड क्राइज, ये जो है एक पूरा का पूरा वर्ड हो गया। वॉक मी अप एट अबाउट मिडनाइट, तो एट अबाउट मिडनाइट जो है, अगर अपन एट का प्रयोग देखें तो ये राइट शो कर रहा है। इसलिए जो है हमें अब ये फाइंड करना है कि गलती कहाँ पे है। तो वॉक, देखिए वेक जो होता है, वेक का सेकंड फॉर्म डब्ल्यू ओ के ई होता है। तो देखिए डब्ल्यू ओ के ई के पीछे इसने डी का यूज किया है, जो कि एक गलत आंसर होता है, इसलिए यहाँ पे गलती है, तो आप इसको वी ओ के ई लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला, ही रिलेटेड he related several details connecting with the accident। तो he related, ये सही है क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहा है। several details, अब several के साथ में डिटेल जो है वो हमेशा प्लूरल ही आएगा, क्योंकि several जो है वो खुद प्लूरल के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे डिटेल होता तो हम यहाँ पे ही जो है इसको रॉन्ग कर देते। कनेक्टिंग विद द एक्सीडेंट, अब विद द एक्सीडेंट जो है, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, ऐसा जो है, तो एक्सीडेंट के साथ में विद का यूज सही है, इसका मतलब यहाँ पे कमजोरी है। अब वो कमजोरी क्या है, कभी भी जो है कनेक्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे इसके साथ में ईडी का यूज होता है, मतलब कनेक्टेड विद द एक्सीडेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, कनेक्टेड विद द एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, although there are some similarities in the personalities of the twins, the differences among them are considerable। देखिए, although वर्ड सही है, there are some ये भी सही है। सिमिलरिटीज, ये कोई सा भी वर्ड नहीं है, यहाँ पे सीधा सा आई होगा एक ई की बजाय, तो सिमिलरिटीज। इन दी पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज का भी मीनिंग सही है, या फिर इन द पर्सनैलिटीज अगर देखेंगे तो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑफ द ट्विंस भी सही है। द डिफरेंसेस जो है अमंग देम आर कंसिडरेबल, ये भी राइट है। तो यहाँ पे आई की ई की बजाय आई हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखिए, ही यूज्ड rather harsh words denouncing her, but he can have had some very strong reason for doing it। देखिए, he used rather very harsh words, इसके बारे में क्या है, ही यूज मतलब ये पास्ट की कोई इंसिडेंट बता रहा है, तो पास्ट की इंसिडेंट बताए, और अगर ये जो मतलब सेंटेंस हो, वो अगर सिंपल के बारे में बात करे, सिंपल टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कमजोरी है। तो इसका मतलब ये जो कैन है वो सीधा का सीधा पास्ट में चला जाएगा और कुड का यूज यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू बी गिवन हर सम मनी, he was requested to be given। अब एक और आपको चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप फर्स्ट से लेकर के टेंथ का जो क्वेश्चन करते हैं ग्रामर में, तो वहां पे आपको आर्टिकल्स या फिर डिटरमाइनर्स, पैसिव या एक्टिव, वो जो हमारा इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट, या फिर प्लूरल या फिर सिंगुलर वो हो सकता है, या फिर जो है वो टेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप इन चीजों के बारे में जो है वो ज्यादा ध्यान रखेंगे। अभी आपने जो है ये प्रीपोजिशंस, ये जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए हैं,
अब जो है आपको ये देखना है कि क्या इसमें पैसिव और एक्टिव का कोई सेंटेंस आया कि नहीं। तो देखिए उस एंगल से अगर मैं देखूं तो ही वॉज रिक्वेस्टेड, मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस जो है वो शो कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट की गई, मतलब ही वॉज रिक्वेस्टेड। अगर ये ही रिक्वेस्टेड आता तो ये एक्टिव वॉइस होता, लेकिन वॉज होने की वजह से ये जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है। तो ही वॉज रिक्वेस्टेड, आपको हमेशा पता है कि रिक्वेस्टेड के बाद में जो है टू जो है कनेक्टिंग के रूप में लगेगा, तो टू तक यहां तक राइट है। फिर टू बी गिवन हर सम मनी, अब यहाँ पे हर सम मनी ये भी सही है, मतलब किसी को कुछ देना हो। तो यहाँ पे बी गिवन में जो है कुछ कमी है, तो यहाँ पे ही वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव हर, तो यहाँ पे टू बी गिवन की बजाय, बी गिवन की बजाय टू गिव हर आ जाएगा। सो गिव हर सम मनी, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव हर सम मनी। नेक्स्ट जो है वो when at last When at last we got to the theater, the play was already begun. अब आपको दो चीजें पता है, एक तो कोई पास्ट की इंसिडेंट, या फिर इनके साथ में या तो हमारा जो पास्ट का जो सिंपल है वो, ये दोनों जो है मतलब कोई अगर काम हो चुका है तो उसके साथ में जो है हम पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, आपके जो है ये एक तरह से कॉमन प्रैक्टिस है इन सारे सेंटेंसेस को रटने की या फिर लर्न करने की। तो यहाँ पे सीधा सा जो है वो आप अगर कभी भी मतलब इसमें प्रैक्टिस किए होंगे इंग्लिश की, तो यहाँ पे सीधा सा हेड आ जाएगा, क्योंकि ये जो है कि व्हेन वी लास्ट गॉट टू द थिएटर, मतलब दिस थिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, नाउ जो है ये वाली चीज कि उससे भी पहले ये हो चुकी थी, मतलब द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट जो है हैविंग बीन टॉट, having been taught from childhood to respect his elders, he grew up to be humble and gentle. Having been taught, अब देखो कभी भी हमारे जैसे हमने जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम हमारी चलती थी, उसमें जो है हमने क्वेश्चंस वगैरह भी दिए थे, तो उसमें सीधा सा हम बताते थे कि कभी भी हैविंग के साथ में आप बीइंग का यूज नहीं करके बीन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सा जो है वो बीन यूज होगा। अब बाकी अगर आगे भी देखेंगे तो टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब आपको सीधा चाइल्डहुड से पढ़ाया, कोई गलती नहीं है। टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स से तो हमेशा होता है, या टू ओबे हिज पेरेंट्स वगैरह, तो ये भी राइट है। ही ग्रू अप, ये भी जो है वो सही शो कर रहा है। टू बी हम्बल, ये भी शो सही कर रहा है। एंड जेंटल, तो ये भी जो है वो सही शो कर रहा है। मतलब जो गलती है आपको अगर ऐसे भी आइडेंटिफाई करें तो यहां से लेकर के इस सेंटेंस तक कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो इसमें आती है। तो यहाँ पे ये हैविंग बीन हो गया। नेक्स्ट जो है विल यू माइंड वेटिंग अ मिनट, अब यहाँ पे विल यू माइंड वेटिंग ए मिनट, अब यहाँ पे जो है हम पोलाइटनेस या हम्बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रादर देन डूइंग इट इन दी मतलब फ्यूचर, व्हाट वी यूज इज वुड। तो हम ये बताते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, वुड यू माइंड टेकिंग कॉफी, जैसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, यू वुड यू माइंड वेटिंग अ मिनट, तो ये जो चीजें हैं वहां पे विल की बजाय वुड, मतलब सीधा सा आंसर ये है। अब हम जो है हेयर से के ऊपर बात करेंगे, ये जो है सिमिलर मतलब सिनोनिम के बारे में जो है वो बात हो रही है। इसका हेयर से का जो सिनोनिम जो है अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, मतलब क्या है, कोई भी एक ओपिनियन जो कि मतलब जो सेट पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन है इनिक्विटी। इनिक्विटी जो है हमेशा कोई भी चीज जो कि या तो अनफेयर है या फिर बैड है या फिर जो है करप्ट है, इस चीजों को जो है शो करती है। फुलिशनेस इसका आंसर नहीं है, तो अनफेयर जो है वहां पे आंसर हो जाएगा, ग्रोसली अनफेयर। ये जो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है अपोजिट, मतलब एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स जो है हमें क्या कहते हैं, एपोजिट। यहाँ पे ऑपोजिट था, ये एपोजिट है। एपोजिट जो है वो आपकी एक अच्छी क्वालिटी को बताता है, तो वहां पे जो है वो किसी भी चीज के रेलिवेंस से जो है उसका मतलब निकलता है। तो अगर रेलिवेंस का अगर अपन नेगेटिव देखेंगे तो वो जो है इररिलेवेंस के रूप में सामने आएगा। तो यहाँ पे सीधा सा लिखा हुआ इररिलेवेंट इम्पर्टिनेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है स्पेशियस। स्पेशियस जो है वो क्या कहता है आपको, देखिए एक तो होता है स्पेशियस मतलब स्पेस वाला, एक होता है SPECIOUS। ये जो है आपको जो आंसर है वो है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी जो है वो इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखिए हम पे इसलिए भी फास्ट फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है आप ऐसे आप पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन, आप थीम के क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सोचें, उस पर डायमेंशन कैसे डालने हैं, अब उनके बारे में हम ढंग से बात कर सकते हैं हमारे लेक्चर में।
तो मैं सोचता हूँ आपका वो वर्थ इट होगा। ये सारी चीजें जो है हम या तो हमारा जब ग्रामर की तैयारी करते हैं तब हम पढ़ते हैं, या फिर जो हमारी क्लासेस होती थी मेंस की जो हम पढ़ाते थे यहाँ पे, तो वहां पे जो है हम चीजों को कवर करते थे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ आया है वो है रीराइट चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए, इफ यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट एलिगेशन, मतलब आपके पास अगर कोई भी अगर प्रूफ हो, मतलब यू होल्ड सम प्रूफ, आई एडवाइज यू टू लेट बिफोर। तो लेट बिफोर जो है वो सिंपल सा शो कर सकता है, करता है कि कोई भी अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फैक्ट है या कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको जो है किसी को बताएं, मतलब किसी के जो इंफॉर्मेशन या डेटा है आप उसके सामने वो प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आई थिंक वी आर टॉकिंग ए क्रॉस आइड। अब क्रॉस आइड जो है वो सिंपली जैसे मान लो ये जैसे मेरा मुंह है, यहाँ पे मेरा क्रॉस आइड का मतलब है यू आर लुकिंग इन टू द नोज, मतलब आपका इस तरीके का विजन है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आएगा, ये जो है वो मेन फैक्टर है हमें समझाने का एक्चुअल में क्या चीज है। तो देखिए, दैट इज वॉट दैट इज नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा था, इसलिए आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करें किसी भी चीज को। तो जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में कोई भाव लाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रॉस पर्पजेज जो है वो उसका आंसर सीधा सा मिल रहा है। क्रॉस पर्पजेज का मतलब है आपके पर्पज जो है वो सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, रेडिएशन फ्रॉम द सन इज एटेन्यूएटेड एक्सटेन्यूएटेड बाय द अर्थ एटमोस्फेयर। आपको पता है कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, वो अर्थ एटमोस्फेयर जो सन के जो रेडिएशन आते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो सिंपल सी जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी कहती है कि वो उनकी मात्रा को रिड्यूस कर देता है। तो एटेन्यूएटेड जो होता है वो आपकी मात्रा को जो है वो कम करेगा। तो सीधा सा आंसर एटेन्यूएटेड हो जाएगा। इन दी टेम्पल इंसेंस और इंसेंस, अब देखिए इंसेंस क्या कहेगा आपको, कोई भी चीज जो कि सेंसफुल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंसिकल चीज को क्या कहेंगे, इंसेंस। और इंसेंस का मतलब है कोई भी स्टिक जो कि मतलब रिवर्ड लोगों को या फिर गॉड वगैरह को जो है उनके लिए, या फिर कोई भी फ्रेग्रेंस से जो यूटिलाइज किया जाता है, वहां पे हम इंसेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। अब आपको क्या है इसमें एक वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। तो देखिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफन विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो है इसको आप सीधा सा जो है वो एक मतलब कोई भी तरीके का इंटरेस्ट जो है, तो ये जो है या तो पोर्ट्री हो जाएगा इसका आंसर, मतलब एक 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 ग्रुप ऑफ पीपल है, या जो है आपका इसमें कोई भी जो सिमिलर इंटरेस्ट है, वहां से जो है आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ए पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क गिविंग द होल्डर स्टेटस फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सीधा सा आंसर इसका सिनेक्योर हो जाएगा। तो सिनेक्योर जो है इसका आंसर है। Read the passage given below and answer the question that follows। अब देखिए, हमें इस अब की बार जो पैराग्राफ में जो गलतियां हुई हैं या फिर जो पैराग्राफ में जो चीजें सामने आई हैं, सबसे पहले जो हमें पैराग्राफ में जो पहले हम आंसर ढूंढते थे उसमें हमें मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाते थे, और उन 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा होता था जिसमें हमें उस पैराग्राफ में एक सिमिलर मीनिंग ढूंढना होता था। अब की बार वो नहीं हो करके हमें जो है एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड का हमें मीनिंग ढूंढना है। तो मीनिंग जो है हमें उस वर्ड का लिखना है। अब की बार दूसरा एक जो बड़ा परिवर्तन किया गया है, वो हमारे एक ओपिनियन भी पूछा गया है कि क्या आप ऑथर का जो कोई भी स्टेटमेंट कहा है उस ऑथर के स्टेटमेंट से क्या आप मैच खाते हैं कि नहीं। तो ये जो आपका बात है वो इसमें आपकी बात 2 चेंजेस देखने को मिले हैं। तीसरा चेंज पैराग्राफ में जो देखने को मिला है, आपकी लाइंस काउंट करी गई है, जैसे 5 लाइंस, 10 लाइंस, 15 लाइंस एक्सेट्रा। उससे जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मिले अपने आंसर्स को देखने में, क्योंकि 5 अगर क्वेश्चन है तो आप कोशिश ये करें कि पहली 5 पंक्ति में जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, सेकंड में जो आपको 10 तक मिल जाए, 5 to 10 लाइन्स तक। तो ऐसा जो है इसमें किया गया है। तो ये जो चेंजेस जबकि बार पैराग्राफ में किए गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में पैरामीटर या फिर ये जो मतलब फॉर्मूला है वो चलता रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा अब की बार आए। तो देखिए, हम पैराग्राफ पढ़ने से पहले जो हम हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको ये सजेस्ट करते थे कि आप जो है वो पैराग्राफ के पहले तो सबसे पहले पैराग्राफ के
जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सबसे पहले देखें। क्वेश्चंस को देखने का फायदा क्या है कि एक तो आप उसके कीवर्ड को जानने लग जाएंगे कि यार एक्चुअल में क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। तो जब आपको कीवर्ड पता चल जाएंगे उन क्वेश्चंस के, तो आप उस पैराग्राफ में जो है उन्हीं कीवर्ड को, रिलेवेंट कीवर्ड्स को या तो पढ़ते पढ़ते ही जो है अंडरलाइन कर दें, या फिर जो है वो आंसर आप तुरंत लिख दें अपने आंसर में। इससे आपका पैराग्राफ को 2 बार रीड करने का टाइम जो है वो बच जाएगा, केवल सिंगल टाइम आपको रीड करना पड़ेगा। तो देखिए, व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट एग्जांपल डज द राइटर गिव टू सपोर्ट द स्टेटमेंट देयर इज नो सच थिंग एज मेमोरी। तो ये वाला जो है, अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये जो पोमा में जो मतलब जो सेंटेंस है कि फ्यू वर्ड्स हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज मेमोरी, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम जब वापस उस पैराग्राफ पे जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द राइटर डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग। तो अब आपके सामने फायदा क्या हो गया कि जब भी आप मेमोरी या रिमेम्बरिंग के तरीके से दो वर्ड सुनेंगे, तो आप उनका डिफरेंसेस ढूंढने की तुरंत कोशिश करने लग जाएंगे। तो सबसे बेनिफिट काम ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्बेटिम। जो मीनिंग है हमारे टर्म का, कौन सा है टर्म, वो वर्बेटिम। और ये डिफरेंस आपने देखा ना, कौन सा डिफरेंस है, पहले हमें सिमिलर वर्ड पूछा जाता था कि आप पैसेज से वो सिमिलर वर्ड ढूंढिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये वर्ड हमें इसका मीनिंग ही पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डू यू एग्री विद। अब आपसे जो है अपना खुद का ओपिनियन मांगा गया है कि डू यू एग्री। इसका मतलब क्या है कि आपकी पैराग्राफ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी अब बढ़ चुकी है। आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग भी समझना है एक्चुअल में। और दूसरा, आप उस ऑथर जो आपको कह रहा है उन चीजों से आप कंकर करते हैं कि नहीं, ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। सो डू यू एग्री विद द ऑथर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग। और उसका आपको आंसर भी देना है कि वाई। अभी 5 क्वेश्चन आपके माइंड में आ गए। अब हम जो है पुनः पैराग्राफ पे जाते हैं। पैराग्राफ इसलिए जाते हैं क्योंकि अब आपको वो दिमाग में 5 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी। पहला क्वेश्चन क्या, मैं लिख देता हूं व्हाट, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि 5 लाइन्स तक हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो पढ़िए, इन एवरीडे स्पीच वी टॉक ऑफ हैविंग अ गुड मेमोरी, of having a poor memory, of having a better memory for faces than for names, of having a memory that is failing, and so on. Such talk suggests that memory is an object, a thing which we possess in the same way as we possess a head or a big toe. यहां तक जो है हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल रहा है। तो देखिए, आप यहाँ पे पॉपुलर बिलीफ को आपने देखा, और जब एवरीडे स्पीच आपने सुना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉपुलर बिलीफ को ही शो कर रहा है। तो आपको जो है इसका आंसर पहली ही लाइन में मिल गया। पॉपुलर बिलीफ का मतलब क्या है कि जो लोग जो है हमेशा कह रहे हैं पॉपुलर बिलीफ, तो इन एवरीडे जो स्पीच है उसमें हमें इसका सीधा सा आंसर मिल रहा है। तो आप बता दीजिए कि पॉपुलर बिलीफ अबाउट मेमोरी इज नंबर 1 कि memory is an object. So आप बता दें कि memory is treated as an object. Memory is also treated an object as the same way we have our toes or a head etc. तो मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरीके से जो है पॉपुलर बिलीफ है कि मेमोरी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड जो है आप इसके बारे में बता सकते हैं कि memories are also termed as good, as poor, as better, as that is failing with the age etc. तो ये जो है आप चीजें इस मेमोरी के बारे में इस 5 सेंटेंसेस से तुरंत जो है अपने आंसर का पता कर सकते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे चले इससे बेटर मैं आपसे यहीं से पढ़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट एग्जांपल डज द राइटर गिव टू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट देयर इज नो सच थिंग। कौन सी, देयर इज नो सच थिंग एज मेमोरी। अब हमें जो है इस बात को देखना है। अब देखिए, हमने यहां तक देख लिया था। अब हम 5 से लेकर के 10 तक खोजने की कोशिश करेंगे। Yeah, it is true, although alarming, to say that there is no such thing as memory। देखिए, यहीं पे आ गया।
तो मतलब ये क्या कह रहा है, हमें इससे एग्जाम्पल देने हैं। व्हाट एग्जाम्पल डज द ऑथर गिव? तो देखो ये तो यहाँ पे बात तो आ गई, अब हमें एग्जाम्पल ढूंढना है। भाई ऐसा क्या एग्जाम्पल है जो कि ये शो करे क्या मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती? तो देखिए क्या कह रहा है, yet it is true although alarming to say that there is no such thing as memory. A big toe can be seen and touched, but not so memory. Should an acquaintance boast of having an excellent memory, we cannot confirm his claim in the same way as if he has boasted the possession of a well-stocked library. इनका कहना सिंपल सा क्या है कि भैया मेमोरी जो है, ऑथर क्या कह रहे हैं कि भैया मेमोरी जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज है नहीं जो हम उसको विजिबल, हमें वो विजिबल हो या हम उसको सी कर पाए, लुक कर पाए, या फिर फील कर पाए, टच कर पाए। और वो टच कैसा, जैसे हम हमारे टोज को जो है वो टच कर सकते हो, बताया ना कि मतलब दैट कैन बी सीन एंड टच बट नॉट सो मेमोरी, कि हम मेमोरी को नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने क्या बताया है कि भैया लाइब्रेरी में जो है, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना, उन्होंने क्या कहा कि पोजेशन ऑफ अ वेल स्टॉक लाइब्रेरी। तो क्या लाइब्रेरी में जिस हिसाब से बुक्स होती हैं वो हमें दिखती हैं, इस तरीके से हमें मेमोरी जो है वो नहीं दिखती है। तो देर इज नो सच मेमोरी, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आंसर में कि द एग्जाम्पल दैट ऑथर गिव्स दैट देर इज नो सच मेमोरी आर दिस, दैट the memory cannot be seen, cannot be touched, cannot be felt. It is as similar as we can touch the window or the well-stocked library. तो ये आप जो है उसमें आंसर लिख दें। अब हमारा थर्ड जो है, अब देखिए हमें 10 तक जो है हमारा ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है। तो अब हम टाइम वेस्ट करने के बजाय अब हमारा थर्ड पे आएंगे। थर्ड जो है वो आपको क्या कह रहा है, थर्ड आपका क्या कह रहा है, How does the writer distinguish between the term memory and remembering? मेमोरी और रिमेम्बरिंग में जो है वो क्या डिफरेंस है? तो मेमोरी और रिमेम्बरिंग में जो है आपका क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बता देता हूं। मेमोरी और जो रिमेम्बरिंग है उसमें अब आप हम इस 10 से 15 लाइन तक ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, वी कैन नॉट आस्क हिम टू शो अस हिज मेमोरी, व्हाट वी कुड डू however is to let him read the page of a book, then have closed the book and try to recite what he has just read. If he reads off the page verbatim, we conclude that his claim is at least without foundation. हमें यहाँ पर जो है अभी उसका आंसर पूरा नहीं मिला है और हम नीचे जाएंगे। बट वी हैव नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग विच कुड बी कॉल्ड मेमोरी। तो कहीं ना कहीं जो है हमें ऐसी चीज तो अभी आंसर में मिलने लगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मेमोरी को शो करती हो। वी हैव गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग एंड देन टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ वेल ही रिमेंबर्स इट। वी हैव नॉट एग्जामिन्ड एनीथिंग which he has, but have watched him doing something, namely repeating or trying to repeat something. अभी भी देखो हमें रिमेम्बरिंग का मामला नहीं मिला है, तो फिर हम और नीचे जाएंगे। In short, we have concerned ourselves not with an object, but with an activity, with his memory, but with his activity of remembering. तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया तो मिलने लग गया कि भैया मेमोरी जो है वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट है और रिमेम्बरिंग जो है वो एक तरीके की एक्टिविटी है या प्रोसेस है। मैं आपको फिर से बताऊं कि मेमोरी के बारे में ऑथर क्या बता रहा है कि मेमोरी इज जस्ट समथिंग लाइक कि मतलब वी आर गिवन अ पेज टू अंडरस्टैंड समथिंग। अब उसमें हमने कुछ ना कुछ चीजें याद कर ली। अब वो याद करने वाली चीजें अगर अपन वापस उस बुक को क्लोज करके, अगर क्लोज करके वो बुक को अगर वापस से रिसाइट करें, रिसाइट का मतलब उन्हीं चीजों को वापस से अगर बोलें और अगर हम बोल पा रहे हैं, इसका मतलब ऑथर क्या कह रहा है कि यस देयर इज समथिंग वेयर द मेमोरी हैज स्टोर्ड। तो ये जो है वो चीज हमें समझ में आ रही है। अब अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रिमेम्बरिंग है वो आपकी एक्टिविटी के रूप में शोर हुई है। देखो कि ही हैज रेड, इन शॉर्ट वी हैव कंसर्न्ड आवरसेल्व्स नॉट विद एन ऑब्जेक्ट बट विद एन एक्टिविटी, नॉट विद हिज मेमोरी बट विद हिज एक्टिविटी ऑफ रिमेम्बरिंग। तो आप सीधा सा बता दें कि द डिफरेंस इज दिस, दैट मेमोरी इज एक्सप्लेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट while remembering is explained as an activity या फिर process। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या कर रहा है, मीनिंग ऑफ द टर्म वर्बेटिम।
अब यहाँ पे वर्बेटिम कहीं ना कहीं आपने पढ़ा था, वर्बेटिम कहाँ था? तो देखिए ये रहा आपका वर्बेटिम का मतलब। वर्बेटिम कहाँ है? यहाँ पे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो वर्बेटिम के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज वर्बेटिम? तो वर्बेटिम के बारे में आप बता सकते हैं कि कोई भी जैसी चीज जो या तो सिमिलर तरीके से जो है वो स्पीक की गई हो या राइट की गई हो, उसको कहते हैं वर्बेटिम। मतलब एज इट इज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यही शब्द आप वैसे की वैसे लिखी कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो ये वर्बेटिम आपने जो है वो लिख दिया, तो इसको कहते हैं वर्बेटिम। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू एग्री? अब हमसे पूछ रहे हैं, डू यू एग्री विद द ऑथर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग? वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑथर का जो सजेशन है उससे खुद जो है वो कंकर करते हैं क्या? तो आप बताएं कि मेमोरी एंड रिमेम्बरिंग। तो आप बताएं कि ऑथर हैज गिवन enough examples in the essay, or enough example in this passage which actually talks about the difference between memory and remembering. In the journal terminology also, memory is treated as an object or a thing where certain things are stored, while remembering actually is an activity, is a process by which we learn something, and those learning are stored in that object or thing called memory. That's why we also feel that yes, memory and remembering are both different things. अब आपने जो है पहले तो ऑथर का हवाला दे दिया, प्लस दूसरा फिर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग का हवाला दे दिया, और फिर आपने जो है ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि मतलब जो आपके क्वेश्चन हैं वो अब आपको इसके जो मतलब जो ट्रांसलेशन है वो, जब हम हमारी क्लासेस में ट्रांसलेशन हमने बच्चों को करवाए, तो हमने ये कहा था कि आप उस पूरे के पूरे जो सेंटेंस है उसमें जो है ऑन गोइंग रूप से जो है आप ट्रांसलेट करते जाएं। तो जैसे सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस, एक गूढ़ संकल्पना का मतलब आप कह सकते हैं कि इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जिसमें मूल्य परक। अब देखिए, अब जब आप इसके बारे में ऐसे जब आप सोल्व करते जाते हैं, तो आप जो है धीरे धीरे अपने आप का जो आंसर है उसको थोड़ा सा इजी बनाते रहते हैं। तो इजी बनाने के लिए अब इसमें आप क्या करेंगे, सोशल जस्टिस से गुड जिस मूल्य परक निर्णय अंतर्वलित है। तो अंतर्वलित का मतलब है समथिंग दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स, और मूल्य परक का मतलब वैल्यू जजमेंट। तो आपने आंसर लिख दिया कि सोशल जस्टिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, यहां तक कि सोशल जस्टिस is a complex concept that involves वैल्यू जजमेंट्स। बस ये तो आपका आंसर हो गया। अब सेकंड वाला में जाता हूँ। सेकंड वाला क्या कहता है? विकास की त्वरित गति। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो आपका बड़ा सारा सेंटेंस है इससे आप घबराएं नहीं। जो आपको इसमें जो बड़ा सारा जो सेंटेंस है उसमें छोटे 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 पीस तोड़ करके आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए विकास की त्वरित गति, तो आप इसको सीधा से लिख सकते हैं रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट। रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट, या आप ये तो लिख ही सकते हैं ना, का परिणाम संसाधनों जैव विभिन्न का अवक्षय। अब अवक्षय क्या है? डिप्लीशन। डिप्लीशन किसका? संसाधनों का, मतलब रिसोर्सेज का। तो आपने फिर से क्या किया, इतना बड़ा जो आपका सेंटेंस था उस सेंटेंस को जो है आपने तोड़ा छोटे छोटे शब्द में। तो यहां पे क्या किया, रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट, डिप्लेशन किसका? रिसोर्सेज का, और जैव विभिन्न का मतलब बायोडाइवर्सिटी का। तो अब दूसरा क्या है, और इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व। तो मतलब जो ब्रह्मांडीय अस्तित्व का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का मतलब कॉस्मोस। तो जो कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है उसको, तो कॉस्मिक एग्जिस्टेंस को खतरा उत्पन्न हो गया, एंड इट हैज ऑल्सो पुट इन डेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मोस। मतलब समझिए आपको, मतलब विकास की त्वरित गति, रैपिड पेस ऑफ डेवलपमेंट का परिणाम अवक्षय है, हैज रिजल्टेड इनटू द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। एंड और से मतलब एंड इससे, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रह्मांडीय अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है,
because of this, the existence of cosmos has been put in danger. Yeah, because of this, cosmic existence is now in danger. तो आप इन चीजों के बारे में जो है इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पढ़ूं, वस्तुतः मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूं। तो देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, वस्तुतः का मतलब क्या है? वस्तुतः आप जब भी देखेंगे तो इनफैक्ट, तो वस्तुतः मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूं। तो आप इसमें कलम के माध्यम से का मतलब है आई थिंक थ्रू माई पेन। अब ये जो चीजें हैं आपको किस तरीके से डील करनी है, हम हमारी क्लासेस में इसमें बच्चों को काफी जो है विभिन्न तरीके के सेंटेंसेस हमने दिए हैं, और उनको जो है हमने क्लासरूम में एक बेटर वे में आप किस तरीके से बता सकते हैं, वो हमने बेटर तरीके से आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन चीजों को हमने क्लासरूम में करवाया है। और बिलीव मी, उन बच्चों के जो है वो राइटिंग जो प्रैक्टिस थी वो काफी इजी हुई थी। अब देखिए यहां तक तो आ गया कि आई थिंक थ्रू माई पेन। इनफैक्ट व्हेन आई थिंक थ्रू माई पेन, क्योंकि मेरे मस्तिष्क को, बिकॉज मेरे मस्तिष्क, माई ब्रेन को बहुधा ही पता नहीं होता, ऑफन डज नॉट नो कि मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, वॉट माई हैंड्स आर राइटिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, इसके बारे में क्या लिखोगे? व्हाट माय हैंड्स आर राइटिंग, मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, ये सिंपल है। इसी तरीके से मेरे मस्तिष्क को बहुधा ही पता नहीं होता, अगर ऐसे लिखेंगे तो माई ब्रेन ऑफन डज नॉट नो, मेरे ब्रेन को तो ऑफन पता ही नहीं रहता। और इतना जो है आपने पहले लिख दिया है, तो सीधा सीधा आपने तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहां से बन जाएगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट का क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विचारक जो है एक नक्शा नवीस जैसा होता है। तो विचारक एक नक्शा नवीस जैसा होता है, तो विचारक का मतलब, नक्शा नवीस का मतलब, और जैसा होता है का मतलब, आप इन तीनों के बारे में दिमाग लगाइए। तो नक्शा नवीस का मतलब है मैप नेविगेटर। तो जो हमारा जो थिंकर है, ही इज लाइक ए मैप नेविगेटर। तो विचारक मतलब थिंकर, जैसा होता है मतलब इज लाइक, एक नक्शा नवीस का मतलब ए मैप नेविगेटर। तो सिंपल, द थिंकर इज लाइक ए मैप नेविगेटर। नेक्स्ट क्या है? नक्शा नवीस के समान उसका ध्येय भी, नक्शा नवीस के समान, जस्ट लाइक मैप नेविगेटर, उसका ध्येय भी, हिज एम इज। ठीक है, वस्तुओं के सभी अंतर संबंध, इंटर, अंतर संबंध का मतलब इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस थिंग्स, यही तो है ना, वस्तुओं के संबंध का निरूपण करना है, तो उसको डेपिक्ट करना है। तो आप आंसर में क्या लिख देंगे? द थिंकर इज लाइक अ मैप नेविगेटर, लाइक अ मैप नेविगेटर, हिज एम इज ऑल्सो टू रिप्रेजेंट ऑल द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वस्तुएं मतलब थिंग्स। ये लो, जो आपने थिंग लिखी थी वो लिख दिया आपने, आंसर हो गया। ऐसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र समाज, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला मतलब फाउंडेशनल स्टोन या कॉर्नर स्टोन, सभी स्वतंत्रताओं की मतलब ऑल फ्रीडम्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, स्वतंत्र समाज यानी फ्री सोसाइटी, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता यानी इंपॉर्टेंट फ्रीडम। अब आप उसको बना सकते हैं, तो क्या बनाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच है, जो अभिव्यक्ति है इसलिए एक्सप्रेशन आएगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इज एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट for a democratic and free society because this जो है is a cornerstone of all the freedoms। सिंपल, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण है among all these things। तो ऐसे आपने जो है वो धीरे धीरे इन जो आपने कीवर्ड लिखे या जो मतलब वर्ड्स लिखे थे उनको आपने फिर सिंपली सी कनेक्ट कर दिया।
अब हमारा जो है वो नेक्स्ट का क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेसिस बनाना। प्रेसिस जो है वो क्या कहता है कि आप जो है 200 वर्ड्स के 1/3 कर देंगे, मतलब 66 वर्ड्स में ऑलमोस्ट आप ले आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ते टाइम में इनके जो कीवर्ड्स हैं सबसे पहले तो उनको अंडरलाइन कर दें, जिससे ये जो मैसेज कहना चाहता है वो मैसेज है तो जो है वो छूटे नहीं हमसे। कभी कभी क्या होता है, हम एक चीज को तो बारी बारी से कह देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो कहना था वो कह नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे कीवर्ड जो है या जो की मैसेजेस जो है उस पैसेज में, आप उनके बारे में जो है वो समझें। तो देखिए क्या कह रहा है। टुडे देर आर फ्यू इंडियंस whatever they creed who do not look back with the pride of their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of their affair elements so that India may develop and progress। यहाँ तक क्या कह रहा है? यहाँ तक ये कह रहा है कि कई सारे एलिमेंट सोसाइटी में ऐसे हैं जो आर इधर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस दैट थॉट ऑफ प्रोसेस, या फिर जो है दे डू नॉट एक्चुअली टेक प्राइड इन देयर कल्चर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ चैलेंज फॉर इंडिया टू डेवलप एंड प्रोग्रेस। तो ये 4 लाइन का मैसेज आप जो है वो 1.5 लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 लाइन को आपको 1 लाइन में लिखना है। कैसे लिखोगे? आप बता दो कि challenges to India's progress and development is few, not believing in ancient culture, and few not ready to alter their thoughts। ये लो, आपने 5 और 4 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16, 2 18, 18 3 21 शब्दों में आपने लिख दिया। तो यहाँ पे कितने शब्द होंगे? करीबन करीबन 60 के अबाव होंगे। तो ऐसे आपने इस चीज को लिख दिया। तो आपने इस लाइन का तो जो है वो 3 4 लाइन का कर दिया, मतलब वो मैसेज आपने पूरा का पूरा उसको शो कर दिया। नेक्स्ट, politically and economically, India faces many problems of great difficulty, and no one can forecast the future with any certainty। मतलब ये क्या कह रहा है कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डेफिनेटली कुछ सारे चैलेंजेस हैं इंडिया को, जो कि जो है इसका जो फ्यूचर है उसको बताने में मदद नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे आपने सीधा सा लिख दिया था कि चैलेंजेस टू इंडिया फ्यूचर, इसलिए जो है उसको आपको इनको बताने की जरूरत जो है वो नहीं है। क्योंकि आपने जैसे इंडिया में डेवलप जो था ना प्रोग्रेस, उसके बारे में पहले ही बता दिया कि चैलेंजेस टू इंडिया प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, और ये तो चैलेंज है। तो इसमें आप मतलब इतनी लाइनों को भी आपने वहां पे बंद कर दिया। अब आता, बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट whatever the future may be, the Indians of coming generations will not be unconvincing and self-conscious copies of the Europeans, but will be men rooted in the tradition and aware of the continuity of their culture। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है ये तो चीजें सबको पता है, लेकिन इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इंडियंस जो है विल आल्सो बी लाइक यूरोपियंस एंड विल बी बिलीविंग इन देयर कल्चर। एक लाइन ये कह रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि इसका रीजन क्या है। आपको सीधा सा लिखना जाना है कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियंस हाउ एवर आर गोइंग टू बी टेकिंग प्राइड in culture and look similar to to Europeans। ये लो, 15 20 वर्ड में जो है आपने कह दिया। अब क्या आ रहा है? ऑलरेडी आफ्टर 7 years of independence, the extreme of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing। तो आपने इस एक तरह से एग्जाम्पल है कि भैया हमने पहले भी देखा जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय में सेल्फ जो डेनिग्रेशन या जो फेनेटिकल कल्चर शॉविनिज्म वाली जो चीजें थी वो अपने आप डिसअपियर हो गई। तो आप यहाँ पे मेंशन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब आ जाता है, वी बिलीव that Hindu civilization is an act of performing its most spectacular feat of synthesis। In the past, it has received, adopted, and digested elements of many different cultures. These are those cultures. With each new influence, it has somewhat changed. Now it is well on the way to assimilating the culture of the West। अब आप जो है इतने सारे आंसर को, इतने सारी लाइंस को जो है एक साथ लिख सकते हैं कि अर्लियर ऑल्सो इंडिया हैज assimilated many cultures and this time there is no difference among that। बस सिंपल। तो ये लो, आपने
5 लाइन को 2 लाइन में लिख दिया, 1.5 लाइन में लिख दिया कि इंडिया हैज असिमिलेटेड कल्चर्स अर्लियर एंड दिस टाइम द टाइम इज नॉट डिफरेंट। सिंपल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है आपको इसमें पैराग्राफ लिख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, implications फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पहले तो आपको ये बताना है इस पैराग्राफ में कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय जियोपॉलिटिक्स। सो जियोपॉलिटिक्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफी। So the politics actually that is affected by the geographic factors, economic factors, and the demographic factors is somewhere termed as the geopolity. Geopolitical tensions जो है वो ये कह सकते हैं arise because of the location that can create a border kind of challenges, migratory kind of challenges आपके दिमाग में होने चाहिए। दूसरा, it can arise because of the different landscapes, डिफरेंट एनिमी एंड फ्रेंडशिप अमंग द कंट्रीज। तो ये जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं। तो आपने 5-6 लाइन में पहले तो ये बता दिया, सॉरी 2-3 लाइन में आपने बता दिया कि वी डू अंडरस्टैंड बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिस एंड दिस। तो जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि यार इस जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला शब्द भी जो है वो बताया है। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। अब हमें ये भी बताना है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो स्टेबिलिटी इन द रीजन का मतलब क्या है कि देयर शुड बी पीसफुल कंडक्ट अमंग द कंट्रीज। वॉर्स या फिर स्क्रीमेशेस, स्क्रीमेशेस क्या होता है, छोटी छोटी, मतलब जैसे बॉर्डर के ऊपर हाथापाई हो गई, स्क्रीमेशेस। फिर इसके बाद में क्या आता है, बैटल्स आते हैं, मतलब छोटी छोटी जगहों पर लड़ने वाले युद्ध। उसके बाद में आता है वॉर। तो ये चीजें जो है, स्क्रीमेशेस जो है ये नहीं बने। तो पीसफुल रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उन कंट्रीज के बीच में आपस में बढ़ता रहे, या उनके बीच में जो सप्लाई चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उसको हम कहते हैं रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी का एक और जो परिणाम क्या है कि माइग्रेशन अमंग द पीपल इज हैपनिंग बट दैट माइग्रेशन इज नॉट नेगेटिवली अफेक्टिंग दी पॉपुलेशन ऑफ अनदर कंट्री। रीजनल स्टेबिलिटी है। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि दोज कंट्रीज रेज देयर वॉइसेस ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन ए सिंगुलर एंड कोऑर्डिनेटेड वे। ये भी तो नेशनल स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी का ही तो परिणाम है। तो ये जो है मतलब, दूसरा क्या है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अलोंग जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये रीजनल स्टेबिलिटी है। तो आप इसको 5-6 लाइन में ये भी बताते कि भैया रीजनल स्टेबिलिटी से हम ये चीजें समझते हैं जो कि मैंने आपको बताई। अब आपको बताना है कि इफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन हैपन देन देयर विल बी दोज इंप्लीकेशंस, और व्हाट विल बी दोज इंप्लीकेशंस। तो मैंने जो आपको बताया कि रीजनल स्टेबिलिटी के जो रूप है उसको आप नेगेटिव कर दो कि भैया उन दोनों के बीच में जो है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो कम हो जाएंगे। उनके बीच में जो है इन्वेस्टमेंट की टॉक हो या एक दूसरे की इकोनॉमी में जो है डिपेंडेंस हो वो कम हो जाएगी, ट्रेड कम हो जाएगा। उनके बीच में जो है बॉर्डर या किसी भी चीज को लेकर के जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। वो जो है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे रह करके बात नहीं कर पाएंगे। वो जो है किसी और कंट्री के साथ तो मित्रता करेंगे तो उनके आपस में जो और डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे अपन नहीं कहते कि दो की लड़ाई में किसी तीसरे ने जो आकर के और ज्यादा वो लड़ाई बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके इम्प्लीकेशन होते हैं। प्लस जब रीजन जो है वो डिस्टेबिलाइज रहेगा तो आपकी जो शेयर जो ग्रोथ है, जो शेयर जो प्रोपेंसिटी प्रोस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं जो है उससे अफेक्ट हो जाएगी। तो जो आप इस चीज के बारे में इतना सारा जो है वहां पे बता सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मास सर्विलेंस एंड प्राइवेसी, प्राइवेट राइट्स। देखिए मास सर्विलेंस आपको क्या कहता है, एक होता है सर्विलेंस और एक होता है वो मास के रूप में, और प्राइवेट राइट्स। देखिए कोई भी सर्विलेंस मास स्केल पे कैसे जाता है, वो मास स्केल पे कैसे जाता है। देखिए मास सर्विलेंस के क्या क्या रूप है, सीसीटीवीज, आपकी जो हाथ में मोबाइल डिवाइसेस हैं वो, इंटरनेट अनेबल्ड जो है डिवाइसेस, आपके डेटा जो कि मतलब सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड हैं और उन सर्वर्स पे आपको नहीं पता कौन कौन सा सर्वर आपके क्या क्या डेटा रखता है, whether that data belongs to academics, whether that data belongs to health, whether that data belongs to family, whether that data belongs to your email IDs,
योर बैंक अकाउंट्स, योर अदर इंफॉर्मेशन यू डू नॉट नो। तो ये मास सर्विलेंस के जो है वो साधन हैं। तो मास सर्विलेंस के बारे में आप जो है पहले बताएं कि दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मास सर्विलेंस, 1 या 2 लाइंस, 3 लाइंस भी आप बता सकते हैं। दूसरा जो है वो प्राइवेट राइट के बारे में बताइए कि व्हाट डू वी मीन बाय प्राइवेट राइट्स। देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स एंड दोज राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टेक प्रेसिडेंस ओवर द कलेक्टिव राइट। और वो कलेक्टिव राइट्स क्या है? कलेक्टिव राइट्स का मतलब होता है सोसाइटी को एक राइट्स जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन ऑन देम सर्टेन राइट टेक्स प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल, राइट टू से इक्वालिटी, से राइट टू प्राइवेसी, से राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो ये सारे के सारे जो राइट हैं, जैसे डिग्निटी में अगर राइट आर्टिकल, अगर फंडामेंटल राइट 21 देखेंगे तो इंडिविजुअल्स को जो है इवन राइट अगेंस्ट नॉइज भी दिया गया है। तो जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो बात चल रही है या प्राइवेट राइट्स के बारे में चल रही है, आप उसमें जो है इस मास सर्वेलेंस को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, मास सर्वेलेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप ये बताइए कि मास सर्वेलेंस इज डन बाय नंबर वन द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नंबर वन टू एंश्योर पीस एंड हार्मनी अमंग द सोसाइटी, to ensure that the law and order in the society is not taken for granted, to remove any kind of doubt about any kind of preemptive attacks। अगर मान लो कोई भी टेररिस्ट अटैक या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्ट्राइक या फिर कोई भी मतलब मान लो साइबर अटैक ऐसा कुछ होने वाला है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्री उसको एम्प करने के लिए ये चीजें करती है, तो इसलिए जरूरी हो जाते हैं। बट आपकी जो है ये करते टाइम में देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसेंट टू बी टेकन। अब कंसेंट जो है हो सकता है इमरजेंसी टाइम में नहीं है, लेकिन एक पीस टाइम में या फिर एक नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो आपको कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट है। देर आर थिंग्स लाइक एनोनिमस डेटा। अब अनोनिमस डेटा जो है जिसमें आपका अनोनिमिटी हो जाती है, मतलब आपका डेटा तो है वो, लेकिन वो डेटा एक्चुअली आपके नाम से नहीं है। वो डेटा की कई सारी ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कि वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसका डेटा हुआ एक्चुअल में। तो अनोनिमिटी जो है अगर वो मेंटेन होती है तो मास सर्विलेंस कैन बी हेल्ड राइट। अब जो है मास सर्विलेंस से आपके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? तो सबसे पहले आपकी प्राइवेसी का नुकसान हो रहा है। तो वंस योर प्राइवेसी इज डिस्टर्ब, यू कैन नॉट वर्क with your potential because somebody will know your location, somebody will know your trade secrets, somebody will know that you know where and how you have performed in your health, where and how your academic reports have been, where and where you go in the evening, morning, etc। तो ये जो है वो मास सर्विलेंस के कारण प्राइवेसी राइट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एलिवेटेड फंडामेंटल, सॉरी, जो प्राइवेसी का राइट है उसको फंडामेंटल राइट का नाम दे दिया गया है। तो वो मास सर्वेलेंस से सीधा का सीधा जो है अफेक्ट होती है, और वो चीजें जो है आप वहां पे ये जो हमने बताया वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सोशल मीडिया एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सोशल मीडिया और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में तो सबको ही पता है। What do we understand by social media? So that media which provide us the information through the internet enabled devices या फिर mobile devices, and that actually is in the form of your few companies like WhatsApp, Facebook, Instagram, these and that। तो ये जो है वो सोशल मीडिया को शो करती हैं। What is happening because of the social media in interpersonal relationship is both positive एंड नेगेटिव। पॉजिटिव तो क्या है कि भैया हमने हमारी स्कूल छोड़ने के बाद में कॉलेज तक पहुंच गए, वी नेवर मेट विद दोज फ्रेंड्स, बट इट वाज फेसबुक और दीज कंपनीज एक्चुअली व्हिच मेड अस मीट टू दोज गाइज, ऑल्दो वर्चुअली, बट एटलीस्ट वी वर एबल टू नो व्हाट दोज गाइज वर डूइंग। तो उसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है पॉजिटिवली अफेक्ट किया। I am sitting at a geography of India. He is sitting or she is sitting at a geography of United States of America. That social media is enabling me to actually have a regular conversation, and that too in a very cost effective manner. So that is also a positive thing. With social media, interpersonal relationship also get an advantage that you know the food habits, the reading habits, the wearing habit, etc. have also changed and changed for the better also. You know, in interrelationship, how actually affected people of anxiety during the corona period, how social media was helpful. Even social media is being used to provide or to find people for the blood group, etc। so interrelationship जो है उससे interpersonal relationship बढ़ती हैं। Organizations also actually has a chat window in their own organizations to promote people
So that's why they can become better peers, they can become better colleagues. तो ये भी चीजें जो है वो सोशल मीडिया कारण हो रही है, लेकिन इसके कारण नुकसान भी बता रहे हैं। तो नुकसान क्या है कि फैमिलीज एक्चुअली आर नाउ गेटिंग ब्रोकन बिकॉज ऑफ द abdication of their own responsibilities and the addiction of the social media channels. दूसरा, फैमिली के साथ में एक और चीज हो रही है कि इन अ फैमिली एटमोस्फियर four people are there, four are sitting in different corners. So among themselves they are not talking, but among a virtual world they are talking. So the space that is actually physical, now social media has replaced that space and it has taken them into the virtual world. और वहां पे जो है वो साइबर बुलिंग हो या फिर उनके साथ में और क्राइम्स जो है वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, social disorders, mental stress, fall in the confidence levels, ये जो है वो कहीं ना कहीं सामने आता जा रहा है। तो आप इन चीजों के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। The ability or the tendency to always look for the likes and dislikes on a particular post, on a particular picture has also grown, and that has also affected us in a negative way. So that is also one of the things that is caused by social media in the interpersonal zone in a negative manner. एंड सबसे ज्यादा अफेक्ट इससे कौन हो रहे हैं? द एल्डरली, द मेंटली अफेक्टेड पीपल, द लेस एम्पावर्ड पीपल, जो कि मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है वो एम्पावर्ड नहीं है, वो इससे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप जो अगर इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस को चलाना जानेंगे तो हो सकता है आप तो उसे काम कर लें, बट व्हाट अबाउट द मेंबर्स इन द फैमिली दोस डू नॉट हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट, या व्हाट अबाउट दैट फैमिली इन अ विलेज और अ सिटी व्हिच डज नॉट हैव दीस फैसिलिटीज, सो दैट विल बी कट ऑफ फ्रॉम योर वर्चुअल वर्ल्ड। ये एक समस्या जो है वो डिवाइड के रूप में देखी जाती है। वी नाउ मूव ऑन टू द another one, and that is about our वाई वर्क अब्रोड, मतलब थीम्स जो हैं अब हम लाते हैं, एंड वो थीम्स हमें क्या कर रही हैं? वाई वर्क अब्रोड। अब वाई आ रहा है पहले, तो वर्क और अब्रोड तीन इसमें कीवर्ड है, हमें वाई का आंसर देना है। तो वो वाई जो है हमें पॉजिटिव वे में देना है, क्योंकि वाई वर्क अब्रोड, इसमें ये नहीं है वाई डोंट वर्क अब्रोड। अब जो है वाई वर्क अब्रोड का मतलब, देखिए वाई वी डू वर्क एंड अब्रोड इज बिकॉज ऑफ नंबर वन, द पॉसिबिलिटीज, द अपॉर्चुनिटीज, the way of life attract us towards those shores. Those countries may be advanced in technologies. They may be having lot many manual opportunities. The country from where they are migrating actually has less technological enabled people, less income opportunities, and the academic qualification in that country is also maybe lower. That's why people think to go and settle in another countries. But it also causes a brain drain. And that brain drain trouble is definitely affecting the resources of a particular country. तो आप बताएं कि yes, working abroad is done in these situations definitely. अब चूंकि आपका 150 वर्ड है तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना वर्ड के बारे में। तो आप ये बता दीजिए कि बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड दीज थिंग्स पीपल टेंड टू वर्क अब्रोड। Sometimes what happens is people actually work abroad because of to show their social status at a higher pedestal। कभी कभी क्या होता है, हाँ बच्चा कहाँ पे यार वो कनाडा में काम करता है, बच्ची हाँ यार वो ऑस्ट्रेलिया में काम करती है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारी कंट्री में हो या किसी और कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में हो उसके, लेकिन जो है वो इसलिए भी समटाइम पीपल वांट टू हैव अ बेटर सोशल स्टेटस। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई पीपल वर्क अब्रोड। तो ये जो चीजें हैं वो आप बताएं, फिर उसके बाद में आप बताएं कि वर्किंग अब्रॉड एक्चुअली हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स, क्योंकि आपको यही बताना है। तो आप बताएं कि when people work abroad, number one, they send money back to the home, and that is worked as a remittances. India is the largest recipient of the remittances in the world, and that remittances actually gives the people at home the necessary income support. That also actually allows Indian government या RBI to control inflation in currency exchange rate, because when the international currency comes into our country, then domestic currency also gets some sort of strength.
तो ये जो है वो भी फायदा उससे होता है, तो कंट्री की इकोनॉमी को भी फायदा होता है, दैट्स व्हाई वी शुड वर्क अब्रॉड। दूसरा, इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी मे नॉट हैव एनफ अपॉर्चुनिटीज बट द टैलेंट सप्लाई इज मोर। कहा जाता है ना कि इंडिया इज ए यंग country and the demographic dividend is high. While the other countries sitting at the shores of other countries, उनके पास जो है there is a shortage of the talent supply। तो वो shortage of the talent supply भी कहीं ना कहीं जो है हमें दिक्कतों का सामना कराती है, तो उसकी वजह से भी जो है इंडिया से माइग्रेशन होता है क्योंकि इतनी सारी टैलेंट अवेलेबल है। तो ये भी जो है वो एक फायदेमंद चीज है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, कम से कम वहां तो भेजो। तीसरी जो है, अगर ये लोग अब्रॉड वर्क करने जाते हैं तो जो इंडिया में लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी जो है वो डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, उन लोगों को वो वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो टिल द टाइम इंडिया एक्चुअली बिकम्स अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर हाउस, द वर्क फोर्स दैट इज टू बी सेंट टू दोज, या फिर वर्क फोर्स दैट कैन प्रेशराइज द लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन गेट डाइवर्टेड टू दोज कंट्रीज। उसकी वजह से हमारे ऊपर भी डिमांड के ऊपर जो है थोड़ा सा कम बात हो सकती है। तो ये भी जो है उसका एक फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन लाइफ। अब सीधा सा जो है, जब आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो बताएं सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें बात करना है। अब पॉजिटिव में आप कैसे बात करेंगे भैया, ह्यूमन लाइफ पे अगर हम बेटर प्रेडिक्ट कर पाए मॉडल्स को, चाहे वो मॉडल्स फ्लड को शो करें, चाहे वो मॉडल्स जो है कोई भी नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक कर रहा हो। आपको एक चीज बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी कंप्यूटिंग काफी फास्ट रहती है। तो फास्ट कंप्यूटिंग के कारण जो है वो कई सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने में, अगर वो नॉर्मल कंप्यूटर होते तो हो सकता है कई साल लग जाते, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको थोड़ा इजी कर देता है। इसी वजह से ये चीजें जो है वो ह्यूमन लाइफ को और बेटर बना सकते हैं विद अ बेटर टारगेट ऑफ जो प्रिडिक्शन है उसकी वजह से। वो और पॉजिटिव क्या हो सकता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो कॉस्ट कम होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया या जो प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से वहां की जो लोकल लेवल जो पॉपुलेशन है उसको जो है सीधा फायदा होता है। तो ये भी एक जो है पॉजिटिव वर्ड है। एक और जो पॉजिटिव जो अगर आप बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कई सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के कारण कई सारे जो मैनुअल टास्क हम करते थे, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग ही है, अगर हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं तो एटलीस्ट वो जो गंदा काम करते थे, लोगों की हेल्थ को नुकसान होता था, वो भी काम आप अब जो है उनके थ्रू करवा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव संदेश आता है। उसके नेगेटिव अगर आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए सबसे पहले तो अगर ऑटोमेशन होता है तो जो टैलेंट इंडिया में है, जो वर्क फोर्स है, उसको आप काम कहां से देंगे? सो इट कैन रिप्लेस द वर्क फोर्स एंड दैट इज द नेगेटिव थिंग। दूसरा जो है कल्चरल सिचुएशन। अब कल्चरल सिचुएशन का क्या है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें जो हैं वो एल्गोरिदम पर आधारित हैं। तो एल्गोरिदम जो है वो डेफिनेटली कभी कभी बायस्ड हो सकती हैं। ये एल्गोरिदम जो है द पर्सन हु आर सिटिंग द इंजीनियर दोज आर सिटिंग एट द वेस्टर्न कंट्रीज लोकेशन दे राइट देम, सो दे मे ट्राई टू इम्पोज देयर ओन वर्ल्ड व्यूज। जैसे मान लो अगर अपन सोशल मीडिया पे नहीं देखते, किसी एक ही एक चीज को देखते जाते तो उसी उसी चीज का जो है वो रिकमेंडेशन आने लग जाती है, इससे पोलरिटी बढ़ती है सोसाइटी में। So polarity in the society also increases, and that is also a critical factor. So the cultural situation also get affected. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप ये भी बताएं कि क्लाइमेट को भी काफी नुकसान होता है। तो क्लाइमेट को नुकसान ह्यूमन लाइफ को सीधा सीधा निरूपित करता है। कैसे? क्लाइमेट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि आपको कंप्यूटिंग पावर बहुत सारा चाहिए, मतलब यू हैव टू एम्प्लॉय नॉट मेनी कंप्यूटर्स, नॉट मेनी चिप्स, नॉट मेनी अदर डिवाइसेस, एंड दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी. And when they consume electricity, the pressure on the finance resources and the pressure on the climatic resources is seriously high, जिसकी वजह से जो है वो भी क्लाइमेट को नुकसान होता है। तो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेल बिगन इज हाफ डन। पहले तो हम ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल बिगन। वेल बिगन इज व्हाट एंड हाफ डन इज व्हाट। तो वेल बिगन का मतलब ये है कि यू आर स्टार्टिंग इन ए प्रॉपर प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, कंट्रोल्ड, सिक्योर मैनर। यही तो होता है ना, वेल बिगन का मतलब यही तो होता है। तो वेल बिगन मतलब एंड यू हैव प्लान बिकॉज द रिसोर्सेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड आर sufficient. The planning and the talent of the human resource that you have employed to well begin is enough. The situation is also favorable. Sometimes the situation is also favorable to you.
तो ये जो चीजें हैं वो वेल बिगन शो करती हैं। और ये भी आपको एक और चीज देखनी होगी, जब हम ये चीजें कर लेते हैं, आपका जो टाइम आपने डिवोट किया है वेल बिगन करने के लिए, वो आपको पे करता है। बिकॉज नंबर वन, यू डू नॉट गेट पैनिक। सबसे पहले तो यही बात आएगी ना, क्योंकि आपने सारी चीजों को पहले ही प्लान कर लिया, भैया मैं इस चीज को ऐसे दूंगा, उसको इतना दूंगा। जैसे अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है कि हम जब स्टार्ट करें पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके पहले राजस्थान अध्ययन पढ़ने। लेकिन जब हमने पहले रेफरेंस बुक की तरफ चले गए तो हमें तो पता ही नहीं है कि भैया ये रेफरेंस बुक में कंसेप्ट कैसे समझेंगे, फिर वापस से हम उसको देखेंगे। या जैसे मान लो ऐसे में अगर 5 7 10 20 25 सेकंड हमने अगर टॉपिक्स के बारे में सोच लिया तो उसको काटना नहीं पड़ेगा, हम उसी टॉपिक पे लिखेंगे। तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो यहाँ पे जो है आप पैनिक नहीं करेंगे। दूसरा, यू विल अलोकेट द रिसोर्सेज इन अ नेसेसरी मैनर एंड इन अ मैनर विच विल नॉट कंज्यूम योर टाइम बट विल अवॉर्ड यू मोर प्रोडक्टिविटी। उसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी, वो जो है आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए जो है वो हाफ डन माना जाता है, बिकॉज यू हैव थॉट टू अबाउट इट, यू हैव कंट्रोल्ड द प्रोसेस थ्रू विच द सिचुएशन हैपेंस, एंड दैट इज व्हाई वेल बिगन इज हाफ डन। अब आप अपनी लाइफ में भी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्शन को करती हैं, तो उसमें अगर वो कंपनीज अगर उन प्रोडक्शन को करते हुए अगर अपने टारगेट को मीट करती हैं तो वो एग्जाम्पल आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो आता है, राइट अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू योर एम्प्लॉय जस्टिफाई। अब लेटर जो है वो आप सारे प्रैक्टिस करते ही हैं, तो रेजिग्नेशन का कोई भी मतलब अगर लिखना हो तो आप उसे बता दीजिए कि आई रिजाइन फ्रॉम माई पोजिशन, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू योर एम्प्लॉयर जस्टिफाइंग योर इंटेंट। तो आप ये लिख सकते हैं कि आई डू हैव सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय लिविंग हियर एंड देयर. My location of my workplace is little bit this much. I already conveyed actually this idea to few of my bosses, but they maybe because of paucity of time they could not take into consideration these things. That's why I try to resign. या आप ये भी लिख सकते हैं कि I have elderly to take care of my family etc. That's why I, and otherwise आप ये भी बता सकते हैं कि my skill set actually no longer allows me to be limited to this field, and I want to explore possibilities into other arguments, other sectors. That's why I have an intent to resign from my position. Yeah, write a letter to the Minister of Development Authority critically evaluating the unplanned growth. अब यहाँ पे जो है रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट का आपको फॉर्मेट पता है। अब आपको उसमें आर्गुमेंट क्या लिख सकते हैं कि क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द अनप्लान्ड। अब अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ का उसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं कि अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ क्या होती है। अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ का मतलब है जो सिटी में जो ड्वेलिंग्स होती हैं, वो ड्वेलिंग्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे विदाउट एनी काइंड ऑफ जो एम्यूनिटीज है उनके बच जाए। अनप्लान्ड ग्रोथ का मतलब क्या है? द पोल्यूशन लेवल इन द सिटी आर एट अ हायर स्टेज। अनप्लान्ड लेवल का मतलब क्या है? मोबिलिटी इन द सिटी इज स्टक, so ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक स्नैरल्स आर एक्चुअली विजिबल। तो ये जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं शो कर दे देंगी। आप जो है आंसर में ये सारी चीजें मेंशन करेंगे तो आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। हम यहीं पे हमारी इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आर्यस के आर्य जंक्शन पे जो है वो बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप टेस्ट सीरीज भी कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच भी जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप उसके बारे में भी हमारी कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको इतना ही कंटेंट जो है अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।